मैं अंकिता पाठक सीडीपी सब्जेक्ट के हेरिडिटी और एनवायरनमेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट चैप्टर को डिस्कस किया। आई होप आप उससे उससे मदद ले पाए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीटेट या अदर स्टेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बेनिफिशियल होगी और मैं एक हेल्दी डिस्कशन रखूंगी जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं ऐसा आशा करती हूँ। और इससे पहले डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम का मतलब ही हो गया कि हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि वंशानुक्रम वंशानुक्रम जो वंशों का अनुक्रम हो, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होता रहे, ऐसे क्रम को वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे एक वंश के लक्षण का दूसरे वंश के लक्षण में ट्रांसफर होना, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का ट्रांसफर होना ही आपका वंशानुक्रम कहलाता है। इसके लिए एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है रूथ बेनेडिक्ट। उन्होंने भी एक डेफिनेशन दिया है कि माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले गुणों को, मतलब ट्रांसफर होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइन हो गई है गुण। मतलब गुण शब्द का मतलब हो गया जो माता पिता के लक्षण है, जो गुण है, अगर वो हमारे में भी दिख रहे हैं तो मतलब वो हमारे वंशज है या उनका जो लक्षण है वो हमारे में ट्रांसफर हुआ है और कल को हमारे बच्चों में भी ट्रांसफर होगा। तो ये जो क्रम बना रहता है इसे ही कहते हैं वंशानुक्रम। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 50% माता के गुण होते हैं और 50% पिता के गुण होते हैं, जो डीएनए के माध्यम से क्रोमोसोम के थ्रू हमारे जीन्स में आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और इस अब देखते हैं जो अपना वातावरण है, जो अपना हेरिडिटी है, वो एक स्टैटिक फैक्टर है। स्टैटिक फैक्टर का मतलब हो गया कि चेंज नहीं हो सकता, स्थिर होता है। जैसे लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है तो ये स्टैटिक्स है, ये चेंजेबल नहीं है। इसी तरीके से हमको जो हमारे माता पिता से गुण मिल जाता है वो स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो है वो स्थिर होती है। तो सबसे पहली बात है कि हेरिडिटी में सबसे बड़ा रोल जो क्रिएट करता है, जो बनाता है, वो होता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जो जोड़ी है, जो 22 पेयर्स गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब होता है समान होते हैं, ना मेल में चेंज होता है ना फीमेल में चेंज होता है। लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब हो गया कि वो निर्धारित करता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की होगा कि लड़का होगा। जैसे हम एक फीमेल का देख लेते हैं, उसका जो गुणसूत्र है वो यक्स एक्स होता है, और जो मेल है उसका जो गुणसूत्र है, उसका जो क्रोमोसोम है वो यक्स वाई है। अगर अगर फीमेल का यक्स इस यक्स से कनेक्ट कर पा रहा है, और तो ये जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की होगी, बेबी गर्ल होगी। लेकिन अगर ये यक्स मेल के वाई से कनेक्ट कर ले रहा है तो जो हमें मिलेगा क्रोमोसोम वो होता है यक्स और यक्स वाई का। ठीक, तो इसलिए जब भी कोई बच्चा लड़की या लड़का पैदा होता है उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल मेल के पास होता है, ना कि फीमेल के पास, क्योंकि फीमेल का यक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यक्स वाई क्रोमोसोम का होना जरूरी है। इसलिए हम 23rd पेयर को सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हेरिडिटी के में ही जो बच्चे पैदा होते हैं वो ट्विंस पैदा हो जाते हैं। ट्विंस, कभी कभी ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो क्रोमोसोम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो जो ट्विंस है वो भी दो टाइप्स के होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब समरूप बच्चा। समरूप बच्चे का मतलब हो गया कि वो दिखने में बिल्कुल सेम होंगे, ना उनके सेक्स में कोई डिफरेंस होगा ना उनके दिखने में कोई डिफरेंस होगा। और इसीलिए हम इसे मोनोजाइगोटिक कहते हैं, क्योंकि ये एक जैसा ही दिखता है। मोनो मतलब एक हो गया, जाइगोटिक मतलब युग्म, मतलब एक जैसा ही है। अगर ये गर्ल्स है तो इसका जो क्रोमोसोम होगा वो एक्स एक्स ही होगा, है कि नहीं? और इसके साथ साथ
ये गर्ल्स का भी क्रोमोसोम जो है वो XX है। ना ये दिखने में अलग है, ना इनके सेक्स अलग है, इसलिए हम इन्हें मोनोजाइगोटिक कहते हैं। और जरूरी नहीं कि जो ट्विंस है वो लड़की ही रहेगी, आइडेंटिकल ट्विंस में लड़का भी हो सकते हैं, लड़के लड़के हो सकते हैं, लड़की लड़की हो सकती है। और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होता है मतलब गुण भेद वाला, मतलब उनमें उनके गुणों में भेद होगा। गुणों का भेद हो गया मतलब कि अगर लड़के का जो क्रोमोसोम है वो तो XY होता है, अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया, और जो लड़की का क्रोमोसोम है वो XX ही रहेगा, इसलिए इसे फ्रेटर्नल ट्विंस को हम गुणभेद कहते हैं। और ये डाइजैगोटिक होता है, मतलब दो युग्मक है, एक युग्मक तो तुम्हारे हम लोगों के XY का हो गया, और दूसरा युग्मक हो गया X का, ठीक। तो इसलिए इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, ये दिखने में सेम होती है, ये आइडेंटिकल ट्विंस होती है, इनके सेक्स सेम होते हैं, इन्हें मोनोजाइगोटिक कहते हैं। और ऐसे ही फ्रेटर्नल ट्विंस में जो बच्चा पैदा होगा, अगर लड़के लड़के लड़की है तो वो देखने में समरूप नहीं होंगे, उनके सेक्स भी चेंज हो सेम होंगे, लेकिन वो उनके गुण मतलब अलग अलग रहेंगे, कुछ न कुछ भेद रहेगा ही। कभी कभी जुड़वा भाई बहन पैदा हो जाते हैं, उनके जो चेहरे हैं वो भी मिलते नहीं, उनके बात करने का तरीका, उनका बिहेवियर भी सेम नहीं होता है, क्योंकि वो डाइजोगोटिक होते हैं, उनके जो युग्मक है वो अलग अलग होते हैं। देखते हैं कि वातावरण का हमारे डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वातावरण का हमारे इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो वातावरण होता है वो है डायनेमिक, वो स्टैटिक नहीं होता है कि नहीं आपका एक स्पेसिफिक आपको वातावरण मिल गया है और आप उसी में आपको विकास करना है। हर इंडिविजुअल का, हर पर्सनल आदमी का, हर पर्सनल बच्चे का अलग अलग वातावरण हो सकता है। जरूरी नहीं कि अगर हमारे आसपास डॉक्टर इंजीनियर रहते हैं तो जरूरी नहीं कि जो सामने क्लास में बच्चा आ रहा है उसके उसके आसपास भी डॉक्टर इंजीनियर ही हो सकता है कि उसके आसपास फार्मर हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, क्योंकि उसका पर्यावरण वैसा होगा। पर्यावरण का बहुत ही फेमस एक डेफिनेशन है कि परिधन आवरण, हमारे चारों तरफ जो भी हम जिससे हम पर आवरण मतलब होता है घेरा, हमारे प्रकृति में जो भी चारों ओर परिलक्षित है या दिखता है, वायु हो मतलब एयर हो, वाटर हो, सॉयल हो, पेड़ पौधे हो या प्राणी, ये सभी पर्यावरण के अंग होते हैं, और ये सब मिलके हमारे हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। हम कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। देखते हैं, नो पर्सन कैन बी बॉर्न विथ हेरिडिटी। ये तो आपको बिल्कुल पता है कि माता पिता जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास 50% माता के और 50% पिता के गुण होते हैं, इसलिए तो हेरिडिटी का रहना तो बहुत जरूरी है। बिना हेरिडिटी के कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जीन्स कैन नॉट बी डेवलप विदाउट प्रॉपर एनवायरमेंट। अगर आप पैदा हो गए हेरिडिटी के साथ, तो अगर आपके जीन्स का विकास नहीं हो पा रहा है, अगर आपका विकास नहीं हो पा रहा है, आपके विकास के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। आपको अच्छा हवा भी चाहिए, अच्छे लोग भी चाहिए, अच्छा खुशनुमा वातावरण भी चाहिए, जिससे आपका प्रॉपर विकास होगा। अगर वो नहीं है तो आपका विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। बिना एनवायरनमेंट के आप विकसित नहीं हो सकते। जैसे देख लेते हैं, ये जे नाम की एक लड़की है और ये के नाम की लड़की है। अब देखते हैं कि ये दोनों तो पैदा हो गई। अब ये जो जे है वो खा रही है भाई हेल्दी लो फैट फूड, जिसमें वसा कम है, ऐसा भोजन ये कर रही है। इसलिए जो इसकी ऑब्सिटी जीन्स आर नॉट डिग्रेड, मतलब इसकी जो जीन्स है उसमें मोटापे का लक्षण नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो फूड खा रही है वो बैलेंस करके खा रही है और हेल्दी फूड खा रही है। जबकि जो के नाम की लड़की है उसका इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि उसके घर के आसपास बहुत ज्यादा बर्गर पिज्जा या उसके फैमिली मेंबर भी ज्यादा सब इस चीज को खाते हैं, इस वजह से वो भी वही सब खा रही है, और जो उसका जीन्स है उसके अंदर मोटापे का गुण आ गया है। इसलिए अब इसका जो फैट है ये बढ़ जाएगा, जबकि देखने में तो दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन इन्वायरमेंट देखिए, ये लो लो फैट फूड खा रही है और ये अनहेल्दी खा रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा जिसमें फैट हो, जिससे मोटापा बढ़े। इसलिए इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पे। आगे देखते हैं,
environment factor that's affect development. आपके घर के आसपास कैसा वातावरण है, आपके घर के पास अगर चिमनी है, कोई भट्टी है, तो वहाँ से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ये आपका तो पोल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपके डेवलपमेंट में, जैसे आपके विकास में। अगर आपको रिस्पायरेटरी डिजीज हो गया, आपको सांस लेने में अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई, एलर्जी हो गई, तो जिससे आपका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट थोड़ा पॉल्यूटेड हो गया है। आपका घर कहाँ पे है, वो सब भी आपके एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालती है। अगर आपका घर अच्छे वातावरण में है तो आपका विकास भी अच्छा ही होगा। हेल्थ केयर पे अगर आपके फैमिली मेंबर्स में सब ध्यान दे रहे हैं, या आपके आसपास में सब अपने हेल्थ को लेके ज़्यादा केयर करते हैं, तो आप तो अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। और जो डिप्रेशन है, ये आनुवंशिक लक्षण है। अगर किसी मेंबर में हो गया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे मेंबर में भी आ जाएगा, क्योंकि ये हेरिडिटी से एक जीन से दूसरे जीन्स में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकती है। आगे देख लेते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन कैसा है। अगर आपका जो घर है वो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो विकास है वो अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ विकास से हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है और हमारे सोचने समझने की क्षमता भी अच्छी रहती है। आगे देख लेते हैं द प्रेजेंस ऑफ एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन। देखिए, अगर आपका एनवायरमेंट आपको जैसा चाहिए, अगर उससे बिल्कुल विपरीत अगर आपको एनवायरमेंट मिल गया, तो आपका जो फिजिकल ग्रोथ है वो खराब हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है, वो खराब हो जाता है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि जब ये त्रासदी आई थी भोपाल गैस की, तो उसके बाद जो वहाँ के बच्चे पैदा होते हैं, अभी भी उनका जो फिजिकल ग्रोथ रहता है वो थोड़ा खराब हो जाता है। अभी भी उनमें कुछ ना कुछ रोग, उनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, उनका स्किन कलर, ये सब इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। वहाँ का जो गैस लीक हुआ था उससे अभी भी वहाँ के लोग उबर नहीं पाए हैं। फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, कितने लोगों का घर उजड़ जाता है, और जिससे कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं, जिससे उनके विकास में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अर्थक्वेक आ गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन सबसे भी बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है वो इम्पैक्ट होता है। आगे बात कर लेते हैं डेवलपमेंट को लेके। अक्सर नेचर और नर्चर में हमेशा डिबेट रहता है कि आखिर ये नेचर और नर्चर किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो नेचर को आप व्यवहार से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और व्यवहार सीधे हमारे हेरिडिटी से कनेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि हमारे माता पिता में जो गुण रहते हैं वही हमारे में आते हैं, और ये एक हेरिडिटी हमारे माता पिता के गुण हम में आएंगे, तो जैसे हमारे माता पिता रहेंगे वैसे हम भी रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है। तो देखते हैं, नेचर इज कनेक्टेड विथ हेरिडिटी। आपका स्वभाव कैसा है ये आपकी हेरिडिटी से कनेक्ट करता है, आपके हेरिडिटी से संबंधित है। नेचर सेट्स लिमिट, ये लिमिट सेट कर देता है। अगर माता पिता कम बोलते हैं, अगर वो गुण आप में ट्रांसफर हो गया है, तो आप भी कम ही बोलेंगे, चाहे आप कितने भी बातूनी बच्चे के बीच में बैठ जाएं, क्योंकि ये लिमिट सेट कर देता है। इसके बाद कार्ल्टन एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फोकस सबसे ज्यादा किया कि हेरिडिटी पे। अगर पिता पहलवान है तो बच्चा भी पहलवान होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसा ही बच्चा होता है। उन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जितना कि उन्होंने हेरिडिटी पे ध्यान दिया। लेकिन और सारे मनोवैज्ञानिकों ने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को बराबर बराबर माना है कि बच्चे के विकास में 50% रोल हेरिडिटी का होता है और 50% रोल एनवायरनमेंट का होता है। तो आगे देखते हैं कि नेचर क्या होता है। नेचर के कुछ लक्षण हैं। जैसे अगर आपके माता पिता की आंखों का कलर ब्लू है, तो आपका भी आंखों का कलर ब्लू होगा, क्योंकि उनका जो आंखों के कलर वाला जीन है वो ट्रांसफर हो गया आंख में, इसलिए आपके भी आंखों का कलर ब्लू ही दिख रहा है। बालों का कलर, शारीरिक संरचना, अगर माता पिता छोटे हैं या चौड़े हैं, अगर उनके वो जीन्स आप में ट्रांसफर हो गए, तो आपका भी शरीर चौड़ा होगा या छोटा होगा। ये सब भी होते हैं। मैंने बताया था ना कि डिप्रेशन एक हेरिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कि डिप्रेशन अगर आपके फैमिली में कि दादा दादी को रहा है, मम्मी पापा में ज़्यादा डोमिनेंट, ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया, लेकिन आप में हो सकता है।
ऐसा। और मधुमेह डायबिटीज भी अगर दादी दादा या मम्मी पापा में है तो आप में भी पाए जाने की पूरी पूरी संभावना होती है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ता रहता है। आनुवंशिक रोग भी इसी के उदाहरण है। तिल अक्सर मूवी वगैरह में दिखाता है कि बच्चे का जैसे माता पिता को तिल रहता है वैसे बच्चे को भी तिल रहता है, और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि तिल एक स्पेसिफिक जगह पे अगर हो गया तो अगर उसका जो जीन्स है अगर वो ट्रांसफर हो गया तो बच्चे में भी वैसा ही लक्षण वैसे ही तिल दिखते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल और भी मैं आपको बता सकती हूँ। एक साधु आदमी रहता है और एक रहता है बिच्छू। तो बिच्छू का जो स्वभाव रहता है वो उसके माता पिता से मिला रहता है कि आप डंक मारो, ठीक। तो साधु रहता है तो बिच्छी पानी में, बिच्छू जो रहती है वो पानी में डूबती रहती है। तो साधु सोचता है मैं उसे बचा लूं। जब वो उसे बचाने जाता है तो वो उसको डंक मार देती है। तो उसको कोई पूछता है कि जब वो बार बार आपको डंक मार रही है तो आप उसे क्यों बचा रहे हैं? तो वो बोलता है कि उसका व्यवहार है डंक मारना और मेरा व्यवहार है बचाना। तो वो उससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो डंक मारने का गुण है वो उसके हेरिडिटी में है, उसके जीन्स में है, इसलिए वो डंक मारे। उसके साथ कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे, अगर उसके हेरिडिटी में है तो वो वैसा ही उसके साथ बिहेव करेगी। और साधु के अंदर बचाने का सज्जन पुरुष होते हैं तो वो बचा रहे थे, तो उनका व्यवहार बचाने का, बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का होता है। तो ये आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये होता है ट्रेड्स। वही इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, मैंने बात फेशियल फीचर, कभी कभी माता पिता की तरह ही बच्चे का भी चेहरा दिखने लगता है, ये भी एक हेरिडिटी ट्रेड्स है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। जरूरी नहीं कि माता पिता की तरह सारे बच्चे दिखे, कभी कभी माता पिता से बहुत ही डिफरेंट बच्चे दिखते हैं, क्योंकि जो माता पिता के चेहरे का फेशियल फीचर्स रहता है वो बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसका यही कारण है। स्किन कलर, अगर पापा काले हैं मम्मी काली है तो ये बच्चा भी काला होगा। काले गोरे का वैसे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो हेरिडिटी है तो इसलिए हम डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं नर्चर। नर्चर को हम पालन पोषण कह सकते हैं कि कैसे बच्चे का पालन पोषण होता है, बच्चा किस प्रकार के नर्चर में रहता है। तो नर्चर जो है उसे हम पर्यावरण से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि नर्चर पालन पोषण एक एनवायरमेंट में ही होता है। एनवायरमेंट परिवर्तनशील होता है, डायनेमिक होता है। अगर कोई ट्विंस बच्चा है कोई शहर में चला गया, ऐसे गीता सीता मूवी अक्सर दिखाई जाती है, बहुत सारे राम श्याम, इन सब में क्या होता है कि एक बच्चा रहता है, दोनों बच्चे पैदा होते हैं, कोई बच्चा किसी एक्सीडेंट की वजह से, इंसिडेंट की वजह से शहर में चला जाता है, तो वो चोर चक्कों के बीच में रहता है तो वो चोर बन जाता है, और गांव वाला बच्चा ईमानदार पुलिस बन जाता है। तो उन दोनों में तो वो आप उदाहरण देख सकते हैं। आपका जो पर्यावरण है, जो आपका नर्चर है वो दो टाइप्स का होता है। एक आंतरिक होता है, इंटरनल होता है, जो माँ के गर्भ में रहता है। अगर माँ सुपोषित खाना खा रही है तो बच्चा भी मतलब कि स्वस्थ रहता है। अगर माँ को ही खाने की कमी, प्रोटीन विटामिन की कमी है तो जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगे। बाह्य परिवर्तन ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो किस प्रकार के नेचर को देखता है। अगर उसके आसपास का नेचर हेल्दी है, खुशनुमा है, तो बच्चे का भी जो विकास है वो उसी प्रकार से होगा। वो भी अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर पाएगा। और अगर उसके बाह्य परिवर्तन मतलब उसके घर के आसपास में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो लड़ाई झगड़ा भी बच्चों पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे आप घर में जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं कि बच्चा आप घर में जाओ, रूम में जाओ, यहाँ पे बड़ों की बात चल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, उसको गलत इन्वायरमेंट मिले। इसलिए नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण। फैमिली मेंबर या वहाँ के आसपास पड़ोस के लोग कैसे हैं, इस वो किस तरीके से बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, ये होता है नर्चर। अगर वो बहुत ज्यादा क्योर है बच्चे को लेके, तब आपका जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छे से विकसित होगा, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के बात हमने आपको बताई दी, जैसे कि गीता सीता मूवी में हो जाता है, हेमा मालिनी रहती हैं और वो एक शहर में चली जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं, और जो गांव की रहती है वो गांव की लड़की बन के रह जाती है। तो पैदा तो दोनों साथ ही हुई हैं, लेकिन एक तो चली गई शहर में
तो वो उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया, उसको खुलने का, सबसे बात करने का तरीका मिल गया, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। और जो गीता रहती है वो गाँव की रहती है, वो डरी सहमी रहती है, ऐसा मूवी में दिखाया जाता है। जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वही बात है, इनको गाँव का एनवायरनमेंट मिला इसलिए इनका जो बिहेवियर है वो गाँव की तरह, और ये शहर में चले गए तो वो शहर की तरह ट्रीट कर रही हैं। तो इसलिए जुड़वा बच्चों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक क्लासरूम में भी बच्चे अगर एक ही एज के हैं, 2 से 8 वर्ष के बीच में, तो जरूरी नहीं कि सबका जो बिहेवियर है वो सेम है, क्योंकि बच्चे अलग अलग जगहों से आते हैं और उनके जो पर्यावरण होते हैं वो भी अलग होते हैं, तो जिस वातावरण से वो आएंगे उनका वैसा ही विकास हुआ रहेगा। आगे देखते हैं पर्यावरण और आनुवंशिकता। पर्यावरण और आनुवंशिकता एक अन्योन क्रिया है, मतलब वो एक दूसरे से, जब बच्चे का विकास होता है तो बच्चे का जो विकास है वो पर्यावरण और आनुवंशिकता के एक अन्योन क्रिया से बनता है। हम उसके उत्पाद हैं, हम एक प्रोडक्ट हैं। अगर हमारी हेरिडिटी क्या होगी, हमारी हेरिडिटी हमारे माता पिता से मिल गई हमको, अब हमको इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, जो उत्पाद मिलता है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट किसका हो रहा है, बच्चे का हो रहा है, मतलब हमारा हो रहा है। तो हम एक उत्पाद होते हैं किसके, पर्यावरण और आनुवंशिकता के। आगे देखते हैं नेचर और नर्चर डिबेट। नेचर क्या हो गया, नेचर डिबेट का मतलब हो गया कि हमारा जेनेटिक डेटा, हमारा जो जेनेटिक डिटरमाइन है, हमारा हमारे माँ बाप ने कि कैसे गुण हमारे अंदर आए हैं, वो चीज होता है नेचर, जो हम गर्भ में रहते हैं तब हमको मिलता है। और गर्भ से बाहर जब हम आते हैं तो उसे हम नर्चर करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट से क्या चीज एब्जॉर्ब पा रहे हैं, और किस तरीके से हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हम क्या चीजें देख रहे हैं, हम किसको एब्जॉर्ब करके उसी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा होता है नर्चर। तो ये हो गया नर्चर और नर्चर डिबेट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि गर्भ के अंदर जो कुछ भी हमको लक्षण मिलते हैं, जो हेरिडिटी मिलती है, जैसा स्वभाव मिलता है, वो होता है नेचर। और गर्भ के बाहर जो हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, लोगों को देखते हैं, अपने फैमिली मेंबर को देखते हैं, वो होता है नर्चर। इन दोनों का ही बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आगे देखते हैं कि हम इसको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, हम इसको अपनी पढ़ाई में या बच्चों के साथ किस तरीके से इसको अप्लाई कर पा रहे हैं, ये देखते हैं। पहला देखते हैं यूज ऑफ टीएलएम। टीएलएम मतलब टीचर लर्निंग मटेरियल। टीचर लर्निंग मटेरियल का मतलब है कि अगर हम क्लास में जा रहे हैं तो हम कुछ बच्चों से एक्टिविटीज कराएं। अगर कोई बच्चा, हम क्लास में जाते हैं देखते हैं सारे बच्चे एक दूसरे से बात करें, लेकिन कोई एक बच्चा है जो बात नहीं कर पा रहा है या वो दूसरों से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, तो हम उसके लिए नहीं, पूरे क्लास के लिए करेंगे, लेकिन उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे कि अगर वो बच्चा बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या कराएं कि वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो बच्चों से कनेक्ट कर पाए। तो उसके लिए हम टीएलएम का यूज करेंगे। टीएलएम में अगर हम प्लांट्स, पौधों को लगा रहे हैं, उसको देखने को कह रहे हैं कि आप इसको ऑब्जर्व करेंगे और देखिए कि इसकी प्रक्रिया कैसे बढ़ रही है, इसमें कली कैसे आ रही है, और इन सब के बारे में बच्चों को खड़ा करके उनसे पूछा जाए, उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाए, इनडायरेक्टली नहीं कि हम गए, हम पढ़ाए क्लास में और बच्चे ने सीखा और चले आए। आप जब पढ़ाइए तो बीच बीच में बच्चों का फीडबैक भी लेते रहिए, जिससे बच्चे एक्टिव रहेंगे और उनकी जो पढ़ने की जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो बनी रहेगी। अगर आप एक ही साइड से पढ़ा रहे हैं तो ये आपका वन साइडेड हो जाएगा, आपका पढ़ाई, जिससे बच्चे आपका जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए टीएलएम का यूज किया भी जाता है कि बच्चे अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर सके। दूसरा हो गया पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसमें हम पेरेंट्स को बताएं कि बच्चे में किस चीज की कमी है। हम बच्चे की कमी को बताने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उसे किस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाए कि वो खुद को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाए, जिससे अगर उसके माता पिता को ये चीजें पता है तो वो अपने बच्चे को आगे से उन सब चीजों को लेकर ध्यान देंगे। और बच्चे के बारे में अगर टीचर और पेरेंट्स मिलकर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के डेवलपमेंट में विकास में प्रभाव डालेगा। अब देखते हैं प्रोवाइड एक्सप्लोरिंग देयर नॉलेज। हम बच्चों को मौका दें कि वो अपने नॉलेज को बता सके, एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं।
वो उनके अंदर खुद का ज्ञान होता है। कभी कभी हम बच्चों से कभी कभी हमें बच्चों से भी सीखने को मिलता है, इसलिए हमें उनको मौका देना चाहिए कि वो अपनी बातों को कह सके, समझा सके, और क्या चीजें उनको नहीं समझ में आ रही वो भी बता सके, जिसका हम लोग उनको सोल्यूशन दे सके। इसके साथ स्कूल में गुड अच्छा एनवायरनमेंट रहना भी बहुत जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो बच्चे का विकास भी प्रभावित हो सकता है। अगर स्कूल में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से ही आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो बच्चे पे इम्पैक्ट डालेगा और बच्चा घर पे भी जाके ऐसा ही बिहेव करेगा। इसलिए हमको ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे एक दूसरे से प्यार से रहे, एक दूसरे का सपोर्ट करें, जितना हो मोरल वैल्यूज सिखाएं, जिससे कि बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज का भी के भी इम्पोर्टेंस पता हो, और वो अपने घर पे जाके अच्छे से बिहेव करे, जिसको देख के कोई अदर बच्चा भी उससे प्रभावित होकर वो वैसा ही बिहेव करेगा। टीचर्स बिहेवियर का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे पर। अगर टीचर्स क्लास में आके बहुत ही स्लोली या बहुत उसके अंदर एक्टिविनेस, मतलब वो एक्टिव नहीं है, टीचर्स एक्टिव नहीं है, तो वो नॉर्मली बोलेगी गुड मॉर्निंग, जिससे बच्चे में जो पढ़ने की जिज्ञासा है या उसके अंदर फ्रेशनेस है वो नहीं आ पाएगा। अगर आप अच्छे से जाके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे तो बच्चे के अंदर भी ललक जाएगी कि, और वो उनका जो माइंड सेट है वो आपकी तरह बदल जाएगा। अगर आप उसको फ्रेशनेस तरीके से पढ़ाना चाहती हैं तो बच्चा खुद उसी तरीके से हो जाता है जैसा टीचर क्लास में रहती है। कभी कभी टीचर्स को देख के सब डरने लगते, बच्चे डरने लगते हैं, वो बात नहीं करते। ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, एक एज ए फ्रेंड रहना चाहिए। वक्त कि आपका वो सम्मान भी करे और आपके साथ वो अपना प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सके। इसलिए आपको एकदम स्टैटिक नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं भाई मैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहूंगी, मुझसे कोई सारे बच्चे डरेंगे, ऐसे ये टीचर्स का गुण नहीं है। इसलिए हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। तो ये रहा आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डिस्कशन। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन देने का ट्राई करेंगे। आई होप आप एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये हिंदी का है, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं वो इसे नोट कर लें, वही सारा समझा दिया है डिटेल्स। और दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल ये ध्यान ना दीजिए कि हम ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं या हिंदी यूज़ कर रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है सीटेट वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन जो इंग्लिश के होते हैं उसी को ही गूगल ट्रांसलेट कर दिया जाता है, जिससे कॉपी पेस्ट करने में उनकी मीनिंग थोड़ी बदल जाती हैं। अगर वो फिर जब वो आंसर डिस्प्यूट में हो जाता है कि नहीं इसका ऑप्शन ए सही है और इंग्लिश में वो बी दिया गया है, तो अक्सर ऑप्शन जो है वो इंग्लिश वाले का ही सही माना जाता है। इसलिए आपको हर हिंदी का आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, जिससे कि अगर सीटेड या और भी कई एग्जाम हुए उसमें आप खुद को क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर पाए और आप समझ पाए कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें जवाब क्या देना है। इसलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। आई होप कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल समझाने का ट्राई की हूँ, आपको अच्छा लगा हो, आप समझ सके हो। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like, subscribe and share my channel. Bye bye.